नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भारत के महान्यायवादी के संबंध में अध्ययन किया, जो उसके संवैधानिक प्रावधान है, उसकी कार्य शक्तियाँ क्या हैं, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के बीच क्या मुख्य अंतर है, उसके बारे में अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम भारत की संसद के संबंध में विशेषतः राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद लोकसभा। तो आज की कक्षा में हम राज्यसभा की शक्तियाँ, उसके सदस्यों की योग्यताएं, राज्यसभा और लोकसभा में संक्षिप्त रूप से क्या अंतर है, राज्यसभा की सदस्य संख्या, उसके सभापति इत्यादि के विषय में गहन अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करें और आपसे अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। तो शुरू करते हैं हम सर्वप्रथम संसद की थोड़ी पृष्ठभूमि क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संसद। तो सर्वप्रथम हम संसद की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा अध्ययन करें। तो भारतीय संविधान में जो है भारत की जो प्रणाली है सरकार की, वो संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, जिसे हम सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। जो वेस्टमिंस्टर जो नाम दिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि जो संसद है वो एक स्पेशल प्लेस, उस प्लेस के नाम से इसको टैग किया गया है। और जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है वो पार्लियामेंट को आइडेंटिफाई करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो इसी प्रकार जो हमारे संविधान में जो सरकार की जो प्रणाली अपनाई गई है वो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, अर्थात जिसमें मंत्रिपरिषद जो होती है निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरी विशेषता इसकी ये है, सॉरी, पृष्ठभूमि। संसदीय लोकतंत्र में जो संसद के सामान्यतः के तीन लक्षण होते हैं। पहला, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, इसमें उत्तरदायीपूर्ण सरकार होती है। और तीसरा, मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दूसरी पृष्ठभूमि इसकी ये है जो ध्यान देने योग्य संसद की। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी होती है। चूंकि राज्यसभा लोकसभा तो संसद के अंग ही, राष्ट्रपति को आखिर में क्यों शामिल किया गया संसद में? तो इसके पीछे वजह यह है कि जब राज्यसभा और लोकसभा किसी विधेयक को पारित करती है तो अंतिम रूप से वो अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है या उसको स्वीकृति प्रदान करता है। तो इसीलिए संसद के तीन अंग बनाए गए हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे जो है संसद का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक मिलता है, जिसमें संसद के सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों, संसद की शक्तियों, संसद की अवधि, सदन की और संसद की संरचना इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मोटे तौर पर मैंने आपको संसद की पृष्ठभूमि के बारे में समझाया। आगे हम पढ़ेंगे संसद के सदन, जो दो सदन है उसमें सर्वप्रथम राज्यसभा को। तो राज्यसभा में क्या प्रावधान किया गया है उसको पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम संविधान के अनुच्छेद 79 को पढ़ते हैं, जो संसद की संरचना और रचना के बारे में प्रावधान करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः क्या कहेगा, राज्यसभा और लोकसभा कहा जाएगा। अगर हम इसको सरल रूप से देखें अनुच्छेद 79 को, तो अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें तीन घटकों से मिलकर वो बनी होगी। इसमें एक पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहेंगे और राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहेंगे। तो तीन घटक है संसद के। यहाँ से क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमें यहाँ पे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति को आखिर क्यों शामिल किया गया, जो मैंने आपको संसद की पृष्ठभूमि के संबंध में समझाया कि राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक होता है तो वो जब स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है तब वो अधिनियम बनता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है विधेयक को पारित करने के लिए, तो उसमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसीलिए संसद के एक अंग के रूप में राष्ट्रपति को भी राज्यसभा लोकसभा के साथ शामिल किया गया है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तीन घटकों की अगर भूमिका को संक्षिप्त रूप से देखें तो इस प्रकार है। राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति जो है विधेयकों को अंतिम स्वीकृति देता है, संसद का विशेष सत्र बुलाता है, अध्यादेश जारी करता है जब संसद सत्र में न हो, और संसद को भंग करना इत्यादि उसके कार्यों के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति के। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है सबसे पहले तो स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता। दूसरा,
और 2 साल में इसके दो एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं अर्थात सेवानिवृत्त होते हैं। और जो राज्यसभा होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे अनुरोध है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें। ये आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जितनी भी सामग्री है वो आपको प्रदान की जा रही है। आप इसको नोट्स बना सकते हैं। आगे हम देखें लोकसभा। तो लोकसभा जो होती है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। सरकार जो होती है इसी सदन में बहुमत के आधार पर बनती है। तो ये मैंने आपको भूमिका जो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की है आपको बताई संक्षिप्त रूप में। आगे हम देखें अनुच्छेद 80 जो राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान करता है संविधान के अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 जो क्या कहता है देखिए। अनुच्छेद 80 भारत की संसद के ऊपरी सदन अर्थात उच्च सदन जो होता है राज्यसभा की संरचना को निर्धारित करता है। तो राज्यसभा की संरचना किस प्रकार होगी वो संविधान का अनुच्छेद 80 अर्थात 80 बताता है। तो उसका मुख्य बिंदु क्या है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संविधान कहता है कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होगी 250 होगी, जिसमें 238 सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे राज्य के विधानमंडलों के द्वारा परोक्ष रूप से, और 12 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति उनको नामांकित करेंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की संख्या 245 है, जिनमें से 233 जो है यूटी और राज्यों से अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात परोक्ष रूप से राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्वाचित करके राज्यसभा में भेजा जाता है, जबकि 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं राज्यसभा में। तो अनुच्छेद 80 में जो अधिकतम संख्या जो राज्यसभा के सदस्यों की बताई गई है 250, उनको अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 238 मेंबर्स जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडलों द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होंगे, और 12 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति जो है नामांकित करते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा जो नामांकित सदस्य होते हैं वो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ जैसे सामाजिक सेवा हुई, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वालों को राष्ट्रपति महोदय जो है 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में उनको नामांकित करते हैं। अगर हम राज्यसभा के सदस्यों की चयन प्रक्रिया के रूप में अगर देखें तो उनका चयन किस प्रकार किया जाता है, तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्य के विधानमंडल के द्वारा, जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए अपना नामांकन भरते हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात जनता उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, जबकि जनता द्वारा चुने गए विधानमंडल के सदस्य उनको चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। अर्थात इस प्रकार का जो चुनाव होता है वो परोक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, ये चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। तो ये चयन प्रक्रिया में दो बातें मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है स्थायी निकाय। राज्यसभा एक स्थायी निकाय, इसको ये भंग नहीं होता। इसके जो सदस्य होते हैं हर 2 साल के बाद एक तिहाई सदस्य इसके रिटायर होते हैं अर्थात सेवानिवृत्त होते हैं। अगर राज्यसभा की सीटों का बंटवारा देखें राज्यवार तो सबसे अधिक सीटें जो होती हैं वो सीटें होती है भारत में उत्तर प्रदेश से। कितनी सीटें? 31 सीटें जो है राज्यसभा की उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है राज्यसभा को, चूंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा है और सीटों का जो आवंटन है जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो आगे देखते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा जो सर्वप्रथम जो स्थायी सदन है अर्थात सभा है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रत्येक वर्ष एक के सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब देखें राज्यसभा की सीटों का जो विवरण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि 5 वर्ष। इसके एक तिहाई सदस्य जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं, और ये स्थायी सभा ये भंग नहीं होती। जब राज्यसभा की सीटों का वितरण देखते हैं तो राज्यसभा की जो सीटों का वितरण जो है राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में दी जाती है सीटें, और सीटों का निर्धारण जो है जनगणना के आधार पर किया जाता है। अब हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है निर्वाचन के लिए। सर्वप्रथम तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता उसके पास होनी चाहिए, और सरकारी लाभ के पद पर वह न हो। तो ये जो भारत के संविधान में जो योग्यता दी है राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए वो इस प्रकार है: 30 वर्ष, भारत का नागरिक हो, संसद द्वारा कोई योग्यता अगर निर्धारित की गई हो और कोई लाभ के पद पर न हो, और न्यूनतम 30 वर्ष की आयु हो। अब अयोग्यता के कारण क्या हो सकते हैं संसद के सदस्यों के राज्यसभा में? तो सबसे पहले तो वो भ्रष्ट न हो। अगर वो भ्रष्टाचार किया तो उसको अयोग्यता का कारण हो सकता है उसका, या कोई असंवैधानिक कार्य करता है तो उसकी अयोग्यता का कारण हो सकता है। पागलपन उसमें हो या दिवालियापन हो तो भी उसकी अयोग्यता का कारण है।
उस पर देशद्रोह का देशद्रोह साबित हुआ हो, आपराधिक अपराध में दोषित पाया गया हो, तो इस प्रकार की जो ये बिंदु है, अगर वो उसमें पाए जाते हैं सदस्य में, तो वो अयोग्यता के अंतर्गत शामिल होता है राज्यसभा के सदस्य के लिए। तो मैंने अभी आपको योग्यता के बारे में बताया राज्यसभा की। अब इसके राज्यसभा की प्रमुख पदाधिकारी के बारे में देखते हैं। तो सभापति जो होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पद है, सभापति होता है। आपसे अनुरोध है कि अगर आप उपराष्ट्रपति का टॉपिक इस चैनल में नहीं पढ़े, तो विस्तृत रूप से उपराष्ट्रपति के पद, उसकी कार्य शक्तियाँ, चयन प्रक्रिया, समस्त जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको तीन वीडियो के माध्यम से आपको समझाया। तो इस चैनल पर जरूर विजिट करें और उसमें उपराष्ट्रपति नाम से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से टॉपिक है, उसका अध्ययन करें। और सब एग्जाम ओरिएंटेड उसमें जानकारी दी गई है, तो आप जरूर उस पर जाएं और देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, जरूर इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें। अगर इस राज्यसभा के उपसभापति की बात करें, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा में से निर्वाचित किया जाता है। आगे हम देखें कि नेता सदन कौन होता है राज्यसभा में, तो सत्तारूढ़ दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और विपक्ष का नेता विपक्षी दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये प्रमुख पदाधिकारी के रूप में राज्यसभा के बारे में आपको बताया। आगे हम तुलना संक्षिप्त रूप में देखें राज्यसभा और लोकसभा की। तो राज्यसभा और लोकसभा में मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं चुनाव। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो परोक्ष रूप से होता है सदस्यों का, जो मैंने आपको आगे बताया, जबकि लोकसभा का जनता द्वारा स्वयं चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सीटों के बारे में बात करें, तो राज्यसभा की जो अधिकतम सीट है वो 250 है, जबकि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। भंग अर्थात सतत रूप से चलने वाला सदन है राज्यसभा, और लोकसभा भंग किया जा सकता है। कार्यकाल जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष है। अगर योग्यता के अंतर्गत देखें, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो निर्वाचन योग्यता वो 30 वर्ष है, लोकसभा में 25 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बजट प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तीसरा महत्वपूर्ण होता है वित्त विधेयक के संबंध में। वित्त विधेयक राज्यसभा जो है संशोधन नहीं कर सकती, उसमें सिर्फ सिफारिश अपनी दे सकती है, और अंतिम जो उस पर राइट होता है लोकसभा के पास, वो उसको पारित करती है। महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें लोकसभा राज्यसभा की, तो थोड़ी बहुत जानकारी स्टार्टिंग में हमको थोड़ी और जाननी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया है कि पहला जो सत्र था राज्यसभा का, वो 13 मई 1952 को हुआ था। प्रथम इसके सभापति थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वही राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राज्यसभा की जो बैठक है संसद की उत्तरी कक्ष नॉर्थ विंग में होती है। तो ये छोटी मोटी जानकारी है, लेकिन पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रथम सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। अब हम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में देखें, तो राज्यसभा की जो शक्तियाँ है, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका के ऊपर क्या नियंत्रण शक्ति है, विशेष शक्तियाँ क्या है, इत्यादि इस टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा की शक्तियों के अंदर विधायी शक्तियाँ। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर जो सामान्य विधेयक होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, उनको पारित करती है। दूसरा, राज्यसभा में कोई भी सदस्य निजी विधेयक जो होता है, प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा, राज्यसभा जो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा जो है लोकसभा के बराबरी भागीदारी की भूमिका निभाती है, चाहे संविधान संशोधन हो साधारण विधेयक हो। लेकिन विधेयक में राज्यसभा को थोड़ी कम शक्तियाँ दी गई है, जो मैंने आपको आगे बताया गया। आगे हम देखें, यदि कोई विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए या मतभेद हो, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। चूंकि उसमें बैठक में लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन राज्यसभा की भूमिका फिर भी उस बैठक में बनी रहती है। तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम देखें, संविधान में जो विशिष्ट शक्तियां राज्यसभा को दी गई अनुच्छेद 249 और 312 के अंतर्गत, तो वो हम देखते हैं काफी महत्वपूर्ण है, यह बिंदु ध्यान रखने योग्य है। ये राज्यसभा लोकसभा के पास नहीं, राज्यसभा के पास ही है। यदि कोई अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है में उल्लेखित कोई विषय अगर राष्ट्रीय महत्व में है, तो संसद उस पर एक सीमित अवधि के लिए, मतलब वो अवधि कितनी, 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है, पार्लियामेंट। यह शक्ति जो है राज्यसभा को केंद्र को राज्यों पर कानून बनाने की विशेष अनुमति देने की शक्ति देती है, अनुच्छेद 249। तो आपको ध्यान रखना, 249 राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का प्रस्ताव पारित कर संसद को ये राइट दे सकते हैं कि आप भाई राष्ट्रीय महत्व का विषय है, आप उस पर कानून बनाइए, हम आपको अधिकार देते हैं, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीयों के सृजन के संबंध में प्रावधान करता है, वो भी राज्यसभा का एक विशेष राइट है, अधिकार है, शक्तियां, पावर है। वो किस प्रकार है, जो राज्यसभा जो होती है संसद को प्रस्ताव पारित करके अधिकार दे सकती है कि एक या अधिक अखिल भारतीय से ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया जाए, जैसे IAS, IPS, IFS है,
इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आदि। यदि यह शक्ति जो है संघ की व्यवस्था में एकीकृत प्रशासनिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संविधान में विशिष्ट शक्तियां जो राज्यसभा की वो मैंने आपको बताई। अब वित्तीय शक्तियों के तौर पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित है लोकसभा की तुलना में, फिर भी हम उसका थोड़ा अध्ययन करते हैं। सारणी के रूप में आपको समझाया गया है। जो वित्त विधेयक होता है अनुच्छेद 110 के तहत वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा की इसमें भूमिका क्या होती है? वह विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, लेकिन अनिवार्य नहीं कि लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करे। अब समय सीमा के तौर पर देखें तो कोई वित्त विधेयक है वो राज्यसभा में प्रस्तुत लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, तो उस विधेयक पर 14 दिनों के भीतर अपनी राय देनी पड़ती है राज्यसभा को। अगर वह न दे तो यह समझा माना जाता है कि राज्यसभा ने उसे स्वीकार कर पारित कर लिया, सॉरी। और अगर कोई सुझाव देती है, सिफारिश करती है, तो वो राइट लोकसभा के पास है कि उन सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, और अंततः लोकसभा उस पर प्रभावी होती है विधेयक पर, तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि राज्यसभा कोई सुझाव देती है और लोकसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो लोकसभा का निर्णय ही मान्य होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया। अभी आगे हम कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में शक्ति देखें राज्यसभा की, तो वो निम्नलिखित संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत है। तो सबसे पहले देखें तो राज्यसभा सरकार जो अर्थात कार्यपालिका के कामकाज पर चर्चा कर सकती है और उसे उत्तरदायी बना सकती है मंत्रियों से प्रश्न पूछकर। यद्यपि मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्यसभा में निम्न उपायों के द्वारा जो है कार्यपालिका पर प्रभाव डाला जा सकता है। पहला, प्रश्नकाल। सरकार से सीधा उत्तर मांग सकती है कि इस विधेयक नीति पर आपके क्या विचार है, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, इत्यादि के माध्यम से। अल्पसूचित प्रश्न द्वारा त्वरित और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर सकती है, सार्वजनिक महत्व के हो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी विशेष मुद्दा जो अत्यंत महत्व का और राष्ट्रीय विषय पर, उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। चर्चा के प्रस्ताव के द्वारा सरकार की नीति और कार्रवाइयों पर आलोचना करना और विचार विमर्श के लिए मंत्री पर प्रश्न करना। तो इत्यादि विधियों के द्वारा, जो संसदीय विधियों के द्वारा जो कार्यपालिका है उसको उत्तरदायी राज्यसभा बनाती है। आगे हम विचारणीय शक्तियों में देखें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो नीतियां हुई, सामाजिक मुद्दे हुए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर गंभीर बहस और विचार विमर्श होती है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जो 12 जो सदस्यों को नामांकित करते हैं और जो राष्ट्रपति करते हैं वो अक्सर अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। दूसरी विषय वस्तु जो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी राज्य के विधानमंडल द्वारा जो निर्वाचित होकर आते हैं परोक्ष रूप से, वो काफ़ी अपने क्षेत्र में ज्ञानार्जन उनके पास होता है और वो उन नीतियों और विधेयक पर काफ़ी उच्च स्तर पर गुणवत्ता के साथ विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार जो ये विचारणीय शक्तियाँ हैं राज्यसभा में संसद की, वो काफ़ी महत्व रखती है विधेयकों के पारित करने में। तो अ, राज्यसभा में जो नीतियाँ होती हैं, नीतियों, सामाजिक मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर गंभीर बहस और विचार विमर्श होता है। अक्सर जो विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं, जिससे चर्चा की गुणवत्ता उच्च होती है। अब संवैधानिक और आपातकालीन शक्तियों में राज्यसभा की भूमिका को देखें तो वो इस प्रकार है। राज्यसभा को जो है निम्न विशेष परिस्थितियों में भूमिका निभाने का अधिकार है। सबसे पहला अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन होता है राज्यों में। तो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यसभा के अनुमोदन में भागीदारी होती है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की समीक्षा और अनुमोदन राज्यसभा द्वारा भी किया जाता है। तो ये में राज्यसभा की भूमिका राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत हमें देखने को और जानने को मिली। न्यायिक शक्तियों के तौर पर देखें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग में भाग लेती है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों को आदि को हटाने की प्रक्रिया में सहभागी होती है। तो न्यायिक शक्तियों के रूप में हमने देखा राज्यसभा की। और अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां देखें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो मैंने आपको उपराष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत इसी चैनल पर आगे पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है, तो उसको देखें। और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति महोदय का। उसके बाद संसद के संयुक्त सत्र में राज्यसभा की भागीदारी होती है, हालांकि प्रभाव उसका सीमित होता है अनुच्छेद 108 के तहत, जब विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाए। तो ये शक्तियाँ थी आपको बताया संसद में राज्यसभा की। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपको जानकारी एग्जाम ओरिएंटेड है और निश्चित तौर पर आप पिछले सालों के प्रश्नों को मिलाएंगे जो संसद में राज्यसभा से संबंधित पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, निश्चित तौर पर इससे आपको मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें।
और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। आगे मिलेंगे हम संसद के अंदर लोकसभा के क्या कार्य, शक्तियाँ इत्यादि विस्तृत विवरण के साथ। एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, और शक्तियाँ क्या होती है अध्यक्ष की लोकसभा के, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार चैनल को विजिट करते रहिए, अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।